तत्राप्येकं पणं मे त्वं शृणु ब्रह्माश्च मां प्रति अविश्वासो मदुक्ते चिन्मया त्यक्ता भविष्यति। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में नीच भंग राजयोग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र, जो नीच भंग ग्रह का कैसे होता है। अभी तक हम और आप यही जानते थे, या मैंने जो कार्यक्रम बनाया है, जो मेरे नियमित दर्शक हैं, जो मुझसे मेरे कार्यक्रम से कुछ थोड़ा बहुत सीख लेते हो, सीख तो मैं ही रहा हूँ रोज दिन, तो इसमें मैंने ये बात कही कि किसी भी ग्रह का जो नीच भंग होता है, कोई भी ग्रह अगर नीच का हुआ तो उसका स्वामी केंद्र में होना चाहिए। या तो जो ग्रह नीच का हुआ और कोई दूसरा ग्रह जो उस राशि में उच्च का होता हो, वो केंद्र में होना चाहिए। तो ये ग्रह का नीच भंग हो जाता है, जो राजयोग बन जाता है। पहले ग्रह अपने आप को नीच स्थिति में ले गया, मतलब कमजोर हुआ, बाद में उसका परिहार कि ग्रह नीचता भंग कर लिया। पर याद रहे, नीच भंग करने वाला ग्रह बलवान होना चाहिए, अस्त, निर्बल या कमजोर नहीं होना चाहिए। तभी उस ग्रह का संपूर्णतया नीच भंग का फल जातक को मिल पाता है। लाइव होता हूं शनिवार को रात्रि 8:15 पे। कार्यक्रम के आरंभ में जो श्लोक पढ़ा है मैंने, वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ अंतिम में बताऊंगा। विचार करिए। आचार्य लिखते हैं, मैंने 2 चक्र बनाया है ताकि स्पष्टता बात में आ सके और समझ में आए। मैंने किसी को नीच कर दिया, गुरु को मैंने 10 नंबर की राशि में बिठा दिया, वो नीच राशि में हो गए। लग्न चक्र में गुरु नीच राशि में हो गए। अब अगर ये नवांश चक्र में उच्च राशि में हो गए तो इनका नीच भंग हो गया। मतलब ये ग्रह जो पहले कमजोर था, नवांश में उच्च राशि में जाने के कारण इनका नीच भंग हो गया। मतलब ये ग्रह अब अपना 100% परिणाम करेगा। ये अच्छी बात है। पर दूसरा क्या कहा कि अगर ग्रह, मान लीजिए यहां गुरु उच्च के नहीं हुए, तब इनका नीच भंग कैसे होगा। सवाल उठता है कि कोई जरूरी थोड़ी है कि गुरु लग्न कुंडली में नीच के हैं, नवमांश में कर्क राशि में ही जाएंगे। तो इनका नीच भंग क्या होगा कि जिस राशि में गुरु नीच के हुए हैं, अर्थात गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं। अब आपको यह देखना है कि मकर राशि के स्वामी जो शनि हैं, क्या वो नवांश चक्र में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम, पंचम और नवम में बैठे हैं, तो भी ये नीच भंग हो जाएगा। नवमांश चक्र में अगर ग्रह जो लग्न कुंडली में, अब इसको दूसरे तरीके से समझा दूं, मान लीजिए चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में बैठते हैं, तो नीच के हो गए। अब आपको क्या देखना है कि जो इस नीच राशि का स्वामी है, अर्थात मंगल, वो मंगल अगर जन्म कुंडली में लग्न, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम और दशम, अर्थात या तो इस राशि का नवांश का अधिपति, अर्थात इस राशि का जो स्वामी है, वो नवांश चक्र में अगर केंद्र में या त्रिकोण में आ रहा है, तो ये भी नवांश चक्र की सहायता से ग्रह अपना नीच भंग कर लेता है। मतलब ऐसी स्थिति में भी ग्रह जो है वो 100% परिणाम करेगा। तो ये नीच भंग राजयोग का एक अनूठा सिद्धांत है। ठीक है, जैसे आपने लग्न में देखा वैसे आपने नवांश में देखिया। लग्न में यही तो देखते हैं कि भाई जो ग्रह नीच का हुआ है उसका स्वामी केंद्र में है कि नहीं है। तो नवांश में अगर मान लीजिए वो केंद्र में नहीं है, लग्न में अगर वो केंद्र में नहीं है, क्षमा करे, और अगर वो नवांश में केंद्र में है, तो भी उस ग्रह का नीच भंग हो जाएगा। आपको ये देखना है कि अगर गुरु मान लीजिए नीच के थे, तो अगर शनि केंद्र में नहीं है लग्न चक्र में, और नवांश चक्र में अगर वो केंद्र या त्रिकोण में बैठ रहे हैं, तो भी ये नीच भंग राजयोग कहा जाएगा। और ये ग्रह को पूर्णता बल प्राप्त करने वाला होता है, जातक को बहुत आगे ले जाने वाला, राइज करने वाला, प्रतिभाशाली, संपन्न, धनवान और सुखी बना देता है। एक और तरीका है नीच भंग देखने का, बताऊं? बताता हूं। कोई ग्रह मान लीजिए लग्न कुंडली में नीच का हो गया,
चमक तो नहीं रहा है बोर्ड? नहीं। कोई ग्रह मान लीजिए जन्म कुंडली में नीच का हो गया। अब आपको नवांश में ये देखना है कि क्या वो इस ग्रह का स्वामी, मतलब चंद्रमा नीच के हुए, मैं इसी ग्रह पे आपको उदाहरण दे देता हूं। जो ग्रह नीच का है उसका स्वामी, एक तो आपने देख लिया केंद्र त्रिकोण। अब दूसरा, क्या वो जन्म कुंडली के नवांश में 1, 4, 7 और 10 मतलब चर प्रकृति की राशि में बैठ रहा है? अगर चंद्रमा नीच के हुए तो अगर मंगल नवांश चक्र के चर प्रकृति की राशि में बैठ रहे हों, अर्थात 1, 4, 7, 10, तो भी ये ग्रह नीच भंग होगा। अब इसको थोड़ा मैं आपको ऐसे समझा देता हूं। जैसे चंद्रमा अगर नीच के हुए तो आपको यह देखना है कि मंगल जो इसके स्वामी हैं, नवांश चक्र में अगर वो मंगल कर्क राशि में बैठेंगे तो भी ये नीच भंग हो जाएगा। किसका? चंद्रमा का। जबकि मंगल भले ही नीच के हैं, है ना। अब यहां पे एक सिद्धांत इसके बाद और एक लाइन का जुड़ेगा कि मान लीजिए, फिर से बताता हूं, अगर ग्रह नीच का हुआ तो जो ग्रह नीच का हुआ उसका स्वामी जो मंगल है, इस ग्रह का, ये ग्रह चंद्रमा, इसके स्वामी मंगल हो गए। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। आप नवांश में क्या देखेंगे कि क्या मंगल चर प्रकृति की राशि में बैठे हैं? तो मंगल चर प्रकृति की राशि अर्थात 1, 4, 7 और 10 ये चर प्रकृति की राशियां हैं। तो विचार करिए कि मंगल को कर्क राशि में नीच का माना गया है, तो इस तरीके से भी मंगल चंद्रमा का नीच भंग मंगल ने किया। परंतु अब यहां एक लाइन जो जुड़ेगी वो जुड़ेगी कि ये मंगल जहां बैठे हैं, मान लीजिए मंगल कर्क राशि में बैठे हैं, तो अब उसका जो स्वामी है, अर्थात मंगल के जो कर्क राशि में बैठे, इसके स्वामी कौन है? चंद्रमा। वो चंद्रमा जन्म कुंडली में केंद्र में या त्रिकोण में बैठना चाहिए, है ना। मतलब क्या हुआ? अब इसको ऐसे समझते हैं कि लग्न में नीच का हुआ ग्रह, उसका स्वामी नवांश में चर प्रकृति की राशि में बैठा हो, ठीक है। और अगर वो चर प्रकृति की राशि में बैठ गया तो नीच भंग हो गया। लेकिन अगर वो चर प्रकृति की राशि में नहीं बैठा तो वो जिस राशि में बैठा है चर प्रकृति के अतिरिक्त, मतलब 1, 4, 7 और 10 में मान लीजिए नहीं बैठा, मंगल मान लीजिए यहां 4 नंबर में नहीं बैठे, तो क्या होगा? फिर उस भाव का स्वामी जहां भी वो बैठा है, मान लीजिए वो 8 नंबर में बैठ गए मंगल, तो सीधा सीधा वो तो नीच भंग हो गया। लेकिन अगर वो मान लीजिए 7 नंबर में ना बैठ करके 12 नंबर में बैठ गए, तो अब जो चंद्रमा का नवांश में मंगल नीच भंग कर रहे थे, वो ग्रह जहां बैठा है मंगल, अर्थात तो अगर जो मंगल है वो मीन राशि में बैठे हैं, तो इसके स्वामी गुरु या तो केंद्र में या तो त्रिकोण में बैठने चाहिए। यह भी एक तरीके का नीच भंग होता है जो बड़ा ही प्रभावकारी होता है, ठीक है। इसको मैं अब घटित करके बताता हूं, फिर से समझा देते हैं, इसको फिर से समझा देते हैं ताकि ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। ये थोड़ा घुमावदार है, पर मैं इसको आपको घटित करके दिखाता हूं बुध के ऊपर। बुध मान लीजिए 12 नंबर में बैठ गए, ठीक है। बुध 12 नंबर में बैठ गए, नीच के हो गए लग्न कुंडली में। अब इस राशि का स्वामी कौन है? गुरु। तो अगर गुरु नवांश चक्र में 1, 4, 7, 10 1, 4, 7, 10 में बैठे हों, ठीक है, तब तो ये नीच भंग हो गया। लेकिन अगर गुरु मकर राशि में बैठेंगे तो ये स्वतः गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं, है ना। अगर गुरु नीच राशि में हो गए तब ये कमजोर नीच भंग माना जाएगा। लेकिन तब क्या हुआ कि मकर राशि के स्वामी अर्थात शनि अगर जन्म कुंडली के लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, दशम में या तो केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों, तो ये ग्रह यहां से इसका नीच भंग हो जाएगा। मतलब एक बुध की डिपेंडेंसी किस पे हुई? गुरु पे, और गुरु की डिपेंडेंसी किसकी हुई? किसके ऊपर हुई? शनि के ऊपर। मतलब ए का नीच भंग बी ने किया और बी का नीच भंग सी ने किया। इस वजह से ए का नीच भंग संपूर्णतया सी द्वारा किया गया, है ना। ये स्टैंडर्ड एक तरीके का है कि आप किस तरीके से ग्रह को नीच भंग में देख रहे हैं। याद रखिए, किसी भी स्थिति में बिना नवांश चक्र का संपूर्ण अध्ययन किए आप कोई फलादेश ना करिए।
नीच भंग पे बहुत सारे कार्यक्रम बन सकते हैं। मैं इसको और भी ज़्यादा बताऊंगा। अभी थोड़ी लेट लतीफ़ी से चल रहा हूँ, घर में पेंट का काम चल रहा है, इस वजह से तो ये कार्यक्रम मैं रात में बना रहा हूँ। तो जैसे जैसे मिस्त्री लोग 5 बजे तक रहते हैं, 8:30 बजे आते हैं, 5 बजे तक जाते हैं, उसके बाद संध्या पूजा करते करते लेट हो जाता है, तो इस वजह से भी रात में कार्यक्रम बना रहा हूँ। तो ये समझ लीजिए कि इस तरीके से ये नीच भंग है। तो ये समग्र एक तरीके से बड़ा एक अच्छा सा कोर्स हो जाएगा जो नीच भंग के ऊपर आश्रित होगा, केंद्रित होगा। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ लिखा कि अगर जो स्त्री जो मेरे ऊपर कभी भी अविश्वास कर ले, जिसका मेरे ऊपर विश्वास ना रहे, मैं उसके साथ नहीं रहूंगा, अर्थात मैं उसका परित्याग कर दूंगा। ये रुद्र ने कहा ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, कि अब ठीक है, मैं विवाह करूंगा, मैं पाणी ग्रहण करूंगा निश्चित रूप से, पर शर्त है, पहला कि मैं सदा शिव के प्रति चिंतन में, शिव की चिंतन में रहता हूं, सदैव उनका ध्यान करता रहता हूं, और जो ध्यान योग हैं, तो मेरी शर्त है कि मेरे समाधि के समय या ध्यान के समय पे वो मुझे डिस्टर्ब ना करे। और दूसरा कहा कि जब कभी भी उसका मेरे से अविश्वास हो जाए या मेरे ऊपर उसका विश्वास न रहे, अगर ऐसी स्थिति मुझे पता चलेगी, मैं उसका परित्याग कर दूंगा। अब आगे क्या हुआ कल के कार्यक्रम में पता चलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।